हेलो दोस्तों, दिस इज़ पूजा नेगी एंड वेलकम टू योर फाइनेंस टीचर। तो आज हम भारतीय राजनीति के अध्ययन के दृष्टिकोण का जो है 4th पार्ट डिस्कस करने वाले हैं और ये आज का हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा। तो इससे पहले हमने 3 पार्ट्स में कुछ टॉपिक्स को डिस्कस किया, होपफुली वो आपको समझ आया होगा। तो अगर आपने वो पार्ट्स ना देखे हों, 3 पार्ट्स ना देखे हों, तो उनको ज़रूर देखें ताकि आपको 4th भी जो है अच्छे से समझ आए। तो हमने जो है अप्रोच दृष्टिकोण क्या है इसके बारे में हमने पढ़ा, इसका क्लासिफिकेशन देखा, इसका हमने ट्रेडिशनल परंपरागत और इसका जो मॉडर्न है इसके बारे में हमने समझा और इसको हमने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन भी किया था। उसके बाद हमने जो सिस्टम अप्रोच व्यवस्था दृष्टिकोण है उसके बारे में हमने जाना, उसका नेचर, उसकी प्रकृति या उसका स्कोप या उसके हम एलिमेंट्स की बात करें इसमें हमने जो है इसके बारे में एक्सप्लेन करके पढ़ा था। सॉरी। उसके बाद हमने जो है इसका जो है अब जो लास्ट टॉपिक हमारा रहेगा वो हमारा टॉपिक है संरचनात्मक प्रक्रियात्मक दृष्टिकोण, यानी कि स्ट्रक्चरल फंक्शन अप्रोच। इसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो इससे पहले जो 3 पार्ट्स है वो ज़रूर देखें। तो आज के जो टॉपिक में हमने पढ़ना है वो संरचनात्मक प्रक्रियात्मक दृष्टिकोण के बारे में पढ़ना है। तो इसका मतलब होता क्या है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के अध्ययन का संरचनात्मक प्रक्रियात्मक दृष्टिकोण व्यक्ति के उन क्रियाकलापों का लेखा जोखा है। मतलब कि जो भारत की राजनीतिक व्यवस्था है ना, उसका जो भी अध्ययन किया जाता है या जो उसकी संरचना होती है, उसका स्ट्रक्चर हो गया या जो उसका प्रक्रियात्मक उसके जो फंक्शनल तरीके का जो एक अप्रोच है, तो व्यक्ति जो भी उसमें क्रियाकलाप करता है उसका लेखा जोखा जो है उसका संबंध राजनीतिक प्रक्रिया से जुड़ा होता है। यानी कि उसका संबंध किस चीज़ से, जो भी इंसान व्यक्ति काम करेगा तो उसका संबंध किससे जुड़ा हुआ है, राजनीतिक क्रिया से ही जुड़ा हुआ है। तो यानी पूरा काम क्या है, संरचना और प्रक्रिया के द्वारा ही जो है पूर्णतः किया जाता है और इसका संबंध व्यक्ति से ही होता है और राजनीति से भी इसको जोड़ा जाता है। तो ये दृष्टिकोण किसकी देन मानी जाती है, ये अमेरिका के विचारकों की देन मानी जाती है, यानी जो अमेरिकन थिंकर्स हैं उनकी ये देन मानी जाती है। तो जो है इसमें ऑलमंड और पॉवेल क्या कहते हैं, इनके अनुसार क्या है कि ये राजनीतिक सांस्कृतिक मूल्य, आस्थाओं और परंपराओं का विकास है। यानी जो ये संरचनात्मक प्रक्रियात्मक दृष्टिकोण है ना, वो राजनीतिक सांस्कृतिक मूल्य, आस्था और परंपराओं का क्या है, विकास है। और जो क्या करता है वह वहाँ के जन साधारण में व्यापक है। यानी अगर हम देखें तो ये सारी चीज़ क्या है, एक देश के अंदर ये सारी चीज़ें होती हैं और ये जन साधारण में भी क्या है देखने को मिलती है या जनसाधारण इनको अपनाती है और साथ ही साथ जो है इनका अध्ययन भी करती है और देश में जो विशेष अल्पसंख्यक या वर्ग विशेष है उसमें भी ये पाई जाती है। चाहे हम मिनॉरिटीज़ की बात करें या कोई भी वर्ग की बात करें, किसी भी क्लास की बात करें, वो जो है ये सारी विशेष चीज़ें क्या होती हैं, इन लोगों में भी पाई जाती हैं। ये किसका कहना है, ऑलमंड और पॉवेल का। तो उसके बाद इसमें बता रखा है कि भाई संरचनात्मक प्रक्रियात्मक में जिस शब्दावली का प्रयोग यानी जो इनका यूज़ किया जाता है उससे क्या स्पष्ट होता है कि यह एक ऐसी पद्धति मानी जाती है जिसमें राजनीतिक व्यवस्थाओं के संगठन और उनके कार्यों की, यानी जितनी भी राजनीतिक व्यवस्थाएं होती हैं, जिस भी तरीके का सिस्टम होता है, पॉलिटिकली जो सिस्टम होता है या उसके ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, संगठन होता है, उनके जो भी काम होते हैं उनके कार्यों की व्यवस्था करके उनमें संतुलन बनाए रखने का प्रयत्न करता है यहाँ पे संरचनात्मक प्रक्रियात्मक दृष्टिकोण। तो यानी उनकी जो भी उनके काम होंगे या उनमें जो संतुलन बनाना होगा वो सारा प्रयत्न करता है कौन, संरचनात्मक प्रक्रियात्मक दृष्टिकोण। तो होप सो आपको इसका जो थोड़ा बहुत इंट्रो है वो समझ आया होगा। तो नेक्स्ट जो अगर हम बात करें इसको थोड़ा एक्सप्लेन करके अगर हम पढ़े तो संरचना और कार्य शब्द की व्याख्या, यानी संरचना और कार्य होता क्या है। तो अगर हम इसको नॉर्मल वर्ड्स में अगर इसको देखें साधारण शब्दों में, तो जो कार्य व्यवस्था है उसके लिए कुछ घटनाओं के परिणामों का विश्लेषण करने वाली प्रस्तावनाओं का समूह है। यानी कि जितनी भी घटनाएं होती हैं उसका विश्लेषण करना, आप कोई भी काम करते हैं तो उसका हर एक तरीके से क्या होता है, उसका विश्लेषण किया जाता है। तो वैसे अगर राजनीतिक तरीके से हम देखें तो उसमें जिस भी तरीके का काम होता है तो उसमें पूरी उसकी विश्लेषण उसको किया जाता है, तो इसको एक पूरा समूह माना जाता है। तो अब इसके भी क्या है, विद्वानों ने इसकी भी अलग अलग तरीके से जो है परिभाषा दी हुई है। जैसे कि ऑरेन यंग ने क्या बता रखा है कि उनके अनुसार कार्य को परिभाषित करते हुए कहा है कि जो कार्यों की संस्था बनाते हैं उन्हें कार्य का नाम दिया जाता है। यानी जब ये कार्यों को परिभाषित करते हैं तो वो कहते हैं कि जो कार्यों की संस्था बनाते हैं, तो यानी यहाँ पर जो एक तरीके की कार्यों की संस्था बताते हैं, कार्यों की संस्थाएं जो बताते हैं
उन्हें कार्य का नाम दिया जाता है कि भाई जो भी काम है संस्था के अंदर किया जाएगा वही क्या है, कार्य होते हैं। अब कार्य दो प्रकार के होते हैं, एक तो प्रत्यक्ष कार्य और एक दूसरा है अप्रत्यक्ष कार्य। तो प्रत्यक्ष कार्य होता क्या है? प्रत्यक्ष कार्य उन कार्यों को कहते हैं जो कि उन क्रियाओं से संबंधित होते हैं, जो कि पूर्ण होते हैं और जिन्हें भागीदार मान्यता देते हैं। यानी कि इसमें क्या है, उन कार्यों को कहा जाता है प्रत्यक्ष कार्य उन कार्यों को कहते हैं जो कि उन क्रियाओं से संबंधित होते हैं और जो पूर्ण भी होते हैं। यानी प्रत्यक्ष कार्य में क्या होता है कि कुछ क्रियाओं से संबंधित भी होते हैं और पूर्ण तरीके से इसमें काम भी होता है, और जिन्हें क्या है, जिन्हें भागीदारी भी क्या होता है, मान्यता इनमें दी जाती है। ठीक है, तो यानी इसमें एक पार्टिसिपेशन होता है, बिल्कुल क्या होता है, डायरेक्ट तरीके का। लेकिन हम अप्रत्यक्ष कार्य की बात करें, जैसे कि आप भी कोई काम करते हैं तो कोई डायरेक्टली काम जो आप पूर्ण तरीके से भी करते हैं और उसमें आपकी भागीदारी को भी क्या दी जाती है, मान्यता दी जाती है। अगर हम बात करें अप्रत्यक्ष कार्य की, यानी जो इनडायरेक्ट वे में जो भी काम किया जाता है, तो अप्रत्यक्ष कार्य उन क्रियाओं को कहते हैं जिनका परिणाम पूर्ण निर्धारित नहीं होता। तो इनडायरेक्ट वे में अगर कोई काम होता है तो हम उसको पूरे तरीके से नहीं भी कर पाते हैं और उनकी भागीदारी की मान्यता प्राप्त भी नहीं होती। यानी अगर उसमें एक तरीके की भागीदारी भी हो तो उसकी मान्यता उसको प्राप्त नहीं होती, वो इनडायरेक्ट वे का काम होता है। तो यानी ये जो थे दो तरीके के काम बता रखे हैं, प्रत्यक्ष कार्य और अप्रत्यक्ष कार्य। तो ये आपका हो गया किससे रिलेटेड, जो एक साधारण शब्दों में कार्य व्यवस्था होता क्या है उसके बारे में। देन संरचना होती क्या है? संरचना ऐसी व्यवस्था जिसके द्वारा किसी भी कार्य को पूरा किया जाता है। यानी संरचना क्या है? एक ऐसा काम जिसको जो है पूरा किया जाता है उसे ही संरचना या ढांचा यानी स्ट्रक्चर, कोई भी काम हो एक संरचना के अंदर फिर उसको पूरा किया जाना, वही क्या कहलाता है, संरचना कहलाया जाता है। तो वास्तव में अगर हम संरचनात्मक प्रक्रियात्मक दृष्टिकोण द्वारा भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का सही ढंग में अध्ययन किया जा सकता है। यानी अगर हम एक्चुअल में देखें तो इसका अध्ययन जो है भारतीय व्यवस्था में सही ढंग से किया जा सकता है, क्योंकि इस दृष्टिकोण के द्वारा हम न केवल कानूनी व्यवस्था का अध्ययन करते हैं, यानी हम इसमें कानूनी व्यवस्था का तो अध्ययन करते हैं, बल्कि हम इसमें कार्य करने के लिए जो भी दृष्टिकोण है उसको भी अत्यधिक महत्व इसमें दिया जाता है। तो यानी कानूनी व्यवस्था से तो इसमें काम किया ही जाता है, बल्कि इसमें साथ साथ में और क्या इसमें कार्य होने चाहिए और इस दृष्टिकोण का क्या महत्व है उस पर भी इसमें बल दिया जाता है, जिससे जो इसमें निम्नलिखित बातें इसमें बताई गई हैं। तो इसकी बातें क्या है निम्नलिखित, कि भाई संरचनात्मक कार्य दृष्टिकोण का विभिन्न राजनीतिक व्यवस्थाओं की तुलना, यानी अगर हम संरचनात्मक कार्य दृष्टिकोण की बात करें तो विभिन्न राजनीतिक व्यवस्थाओं की तुलना की जा सकती है, क्योंकि लगभग सभी व्यवस्थाओं के एक से कार्य होते हैं और उन्हें पूरा करने के लिए विभिन्न ढांचे बनाए जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि और भी जो व्यवस्थाएं हैं उसमें इसकी तुलना की जा सकती है, और जितनी भी व्यवस्थाएं होती हैं उनमें एक से काम तो होते हैं और उनके क्या है, ढांचे भी अलग अलग तरीके से होते हैं। तो हर एक दृष्टिकोण की अपनी क्या होती है, विशेषता होती है, और उनका कंपैरिजन, उनकी तुलना भी की जा सकती है। तो यदि अगर हम क्या करते हैं, यदि हम कार्य या ढांचों को सही पता लगा लें तो उसमें जो है उसका हम कोई भी अगर एक ढांचा है उसका अगर हम सही से पता लगा ले तो उसका अध्ययन भी क्या हो सकता है, अच्छे से किया जा सकता है, और हर एक व्यवस्था की तुलना भी ठीक तरीके से की जा सकती है। तो इसका फर्स्ट जो है पॉइंट था। अब दूसरा पॉइंट कह रहे हैं कि संरचनात्मक कार्य दृष्टिकोण के द्वारा हम व्यवस्था के इनपुट्स और आउटपुट्स की प्रक्रिया का भी अच्छे तरीके से अध्ययन कर सकते हैं। तो अगर संरचनात्मक कार्य का दृष्टिकोण अपनाया गया है तो चाहे हम उसके इनपुट्स के, उसके परिणाम की बात करें या उसके जो भी इनपुट्स और आउटपुट्स निकलेंगे तो उसको हम अच्छे तरीके से क्या कर सकते हैं, किसके ज़रिए, जो प्रक्रियात्मक संरचनात्मक दृष्टिकोण है उसके ज़रिए इसका अध्ययन अच्छे से किया जा सकता है। मतलब इसके द्वारा इनपुट्स और आउटपुट्स की प्रक्रिया अच्छी हो सकती है। तीसरा पॉइंट क्या है कि इस दृष्टिकोण के द्वारा हम व्यवस्था का मूल्य निकाल सकते हैं, यानी कौन सी व्यवस्था है उसका मूल्य क्या हो सकता है वो निकाल सकते हैं, क्योंकि कार्य सदा एक ना रहकर बदलते रहते हैं। तो आप काम देखोगे तो काम कोई स्टेबल नहीं होता है। आप अपनी लाइफ में भी देख सकते हो कि कोई काम अगर आप कर रहे हो तो वो कोई स्टेबल नहीं है, स्थायी नहीं कि उसी को ही करोगे, वो उस काम में क्या होता है, बदलाव आता रहता है। तो वैसे हम राजनीति की बात करें या व्यवस्था, कोई भी व्यवस्था की बात करें तो उसका मूल्य अगर हम जब निकालते हैं तो सदा काम जो है एक तरीके का नहीं रहता, बल्कि वो काम क्या होता है, बदलता रहता है। तो जिसके कारण हम आसानी से भूतकाल के कार्य व वर्तमान के कार्यों में क्या कर सकते हैं, अंतर भी कर सकते हैं, उसका मूल्य निकाल सकते हैं कि भूतकाल में क्या था और वर्तमान में क्या है, उनका अंतर निकाल सकते हैं। फोर्थ पॉइंट है, इस दृष्टिकोण के द्वारा हम भविष्यवाणी भी कर सकते हैं, यानी संरचनात्मक भाई आगे क्या होने वाला है, आगे हमें क्या काम करना है, उसकी भविष्यवाणी भी क्या हो सकती है, इसके द्वारा, इस दृष्टिकोण के द्वारा की जा सकती है।
और इस दृष्टिकोण के द्वारा क्या हो सकता है कि इतिहास की सहायता से ये भी पता लगाया जा सकता है कि प्राचीन काल में कार्य पूरा करने के लिए किस प्रकार के ढांचे थे, यानी कि इसके द्वारा ये भी पता लगाया जा सकता है कि प्राचीन काल में जो कार्य हुआ था उसमें किस प्रकार का ढांचा था, अब और जो अभी जो ढांचा इस्तेमाल किया जा रहा है वो किस प्रकार का ढांचा है, तो वो इस दृष्टिकोण के द्वारा पता लगाया जा सकता है। ये तो इसके आगे भी पॉजिटिव पॉइंट इसके क्या थे, लेकिन अगर हम बात करें इसके दोष क्या हैं, तो इसके दोष भी पाए जाते हैं। दोष क्या हैं, इस दृष्टिकोण के द्वारा केवल यही पता चल सकता है कि कौन सा कारण है जिससे व्यवस्था क्रियाशील रहती है, कि भाई ऐसा कौन सा कारण है जिसकी वजह से सिर्फ क्या है, चल रहा है, बस काम चल रहा है, ये व्यवस्था है और ये सिर्फ क्या है, क्रियाशील है। ठीक है, और इसमें क्या है, जब हम सेकंड पॉइंट है कि जब हम किसी भी कार्य का अध्ययन करते हैं तो हमें यह भी जानकारी प्राप्त करनी होती है कि यह कार्य कहाँ से आया। भाई अगर हम कभी भी हम कोई कार्य करते हैं, जैसे आप भी कोई काम करते हो, तो जब आप उसका अध्ययन करते हो तो उसकी जानकारी प्राप्त भी करते हो और फिर ये भी सोचते हो कि वो कार्य कहाँ से आया, कब आया, आदि के बारे में ये सोचते हो। परंतु इसका अध्ययन हमें इतिहास के अध्ययन से ही मिलता है। तो आप अगर देखोगे कि कोई भी आपने पहले जो काम किया होगा, फिर आप उसके बारे में सोचोगे, देन आप जो है वर्तमान में उसको लागू करोगे, तो वो सारा डिपेंड किस में है, इस इतिहास के अध्ययन में। ठीक है, तो इतिहास का अगर हमें नहीं पता होगा तो हम उस काम को क्या है, पूर्ण तरीके से नहीं कर पाएंगे। तो ये जो दृष्टिकोण है पूरी तरीके से उपयोगी सिद्ध नहीं हो पाती है। तो जब भी विकासशील देशों की राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन किया जाता है तो जो है इसमें पूरे तरीके से ये समर्थन नहीं दे पाता है ये दृष्टिकोण। तो ये थे इसके कुछ जो इसके पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स। देन अगर हम बात करें तो भारत में ये दृष्टिकोण कब तक लागू होता है, भारत पर यह दृष्टिकोण कब तक लागू होता है, इसका मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। ये है क्या, तो जो है इसमें इसको पूरी तरीके से इसका निष्कर्ष अगर हम देखें तो इसमें जो है वास्तव में जो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन है उसको करने के लिए जो है उसको अध्ययन करने के लिए संरचनात्मक कार्यात्मक दृष्टिकोण का अध्ययन ही नहीं किया जाता, बल्कि अन्य विभिन्न ढंग से अपनाकर पूरा किया जाता है। यानी इसमें क्या है कि भाई सिर्फ संरचनात्मक कार्यात्मक दृष्टिकोण पर ही ध्यान नहीं देना, बल्कि अन्य जो है चीज़ों पर भी ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसमें सबसे पहले कि हर एक प्रत्येक व्यवस्था में सर्वप्रथम कार्य आते हैं जिनको विभिन्न ढंग से अपनाकर पूरा किया जाए। भाई कोई भी काम होता है उसको क्या किया जाता है, विभिन्न ढंग से अपनाकर किया जाता है। तो भाई अब अगर हम भारतीय शासन व्यवस्था की बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण मांग क्या है कि समस्त देश में प्रशासनिक एकता का होना, कि जो प्रशासन है उसमें पूरा सबका एकता यानी यूनिटी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो किसी भी कार्य को करने के लिए जो है स्ट्रक्चरल डिवाइस को अपनाया जाता है। ठीक है, तो मतलब इसमें जो है हर एक काम को करने के लिए क्या है कि पूरी संरचना को देखा जाता है, ये नहीं कि पूरी तरीके से किसी भी चीज़ पे डिपेंड रहो। उसमें क्या है, हर एक चीज़ को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी जो है अब चाहे इंडिया की बात करें चाहे किसी भी देश की बात करें तो उसमें संरचना का होना या उसमें काम जिस भी तरीके से किया जाएगा उसका सही ढंग से प्रयोग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये इंडिया के अंदर भी अपनाया गया है, लेकिन उसको सही ढंग से जो है अध्ययन किया भी गया है। तो ये था आज का हमारा लास्ट टॉपिक, और ये जो है चैप्टर ख़त्म हो चुका है। तो आप इसको इवेल्युएट भी कर सकते हो, इसका इवेल्युएशन क्या होगा, मूल्यांकन क्या होगा वो भी आप कर सकते हैं। लास्ट में इसका कंक्लूजन क्या निकलता है वो भी आप देख सकते हैं। तो ये आज हमारा लास्ट टॉपिक था। होप सो आपको ये समझ आया होगा टॉपिक। अगर ना समझ आया होगा तो कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताएं, और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच गाइज़।